बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Our today's topic is the total internal reflection. So before studying about the total internal reflection, we must know about the reflection and refraction. Now reflection of light mean कि when a ray of light moving in a medium strike with the boundary of another medium, it bounces back in the same medium. So that phenomena is known as the reflection of light. For example, in this case, you can see here this with the reflection of light, and this with the incidence ray, and this with the refracted ray. So both are in the same mediums, but when a ray moves in the another medium, it you can say deviates from its original path, so that is known as refraction of light. तो रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जो है उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक होती है और रिफ्रैक्शन में किसी दूसरे मीडियम में जाती है। तो आम तौर पे जो है ये दोनों फिनोमेना जो हैं वो बैक वक्त हो रहे होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट किया और कुछ रिफ्रैक्ट किया। तो यहाँ पे भी देखें ऐसा ही है, कुछ में रिफ्लेक्शन हुई और कुछ रिफ्रैक्ट हुई। तो अब इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो उमूमन जो है लाइट रे जब एक मीडियम से आके दूसरी बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करके वापस आती है तो उसको हम जो है रिफ्लेक्शन, उस पोर्शन को हम रिफ्लेक्शन, और जो है लाइट जो है कह लें एक मीडियम से आने के बाद दूसरे मीडियम के अंदर जो है जाते हैं जो पोर्शन, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। उमूमन ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए हम कंसीडर करते हैं कि वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे हम जो है ये जो हमारा मीडियम है दिस विद द डेंसर मीडियम, डेंसर, एंड दिस विद द रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम है और वो डेंसर मीडियम है। अब ये देखें कि इसमें जो लाइट रे जो है कह लें कि वो डेंसर मीडियम से प्रोड्यूस हो रही है। वी हैव अ सोर्स इन डेंसर मीडियम, तो देर आर नंबर ऑफ लाइट रेज विच आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इट। तो उसमें से हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ को जो हम कंसीडर करके देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन दैट लाइट मूव्स फ्रॉम this medium to another medium, or what happens with that light in same medium as well as in another medium. So पहली रे हमने जो कंसीडर की दैट इज़ मूविंग ऑन द नॉर्मल। तो नॉर्मल वो लाइन होती है जैसे कि आप जानते हैं कि विच इज़ एट 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनती है। तो सपोज ये लाइट रे जो है कहने बिल्कुल उसके ऊपर मूव कर रही है, नॉर्मल इसके नीचे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के अंदर बनने वाला एंगल यहाँ पे कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में भी एंगल ज़ीरो होगा और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में भी एंगल ज़ीरो या सिफर ही होगा। ओके, so there will be no change in the direction of this light ray. It will move in straight path when it moves from one medium to another, and it takes same path for return when it strike with the boundary of another medium and bounces back in same medium। तो जो रिफ्लेक्शन की सूरत में भी उसी पाथ से वापस आएगी और रिफ्रैक्शन में भी उसी पाथ से सीधा आगे जाएगी। तो ये दोनों फिनोमेनस इसके साथ जो है इस तरह से होंगे। अब अगर जो है हम एक ऐसी रे को कंसीडर कर लेते हैं जो कि थोड़ी सी सलांटिंग है, जैसे कि अब ये देखें हमने इसको कंसीडर किया, इट मेक्स एन एंगल θ1 विद द नॉर्मल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट हैपन्स, θ2 विल फॉर्म्ड एंड θ2 is greater than θ1 as first medium is the denser medium and second medium is the rare medium। तो जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल इंक्रीज़ कर जाता है, वो तो आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल इंक्रीज़ हो गया। सो दिस विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है वो पीछे बैक साइड पे उसी मीडियम के अंदर भी वापस आ गया और वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो लाजमी बात है कि θ1 होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगी तो लाजमन लाइट रेज जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी और जब रिफ्रैक्शन होगी तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करेगी। ये बात हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर हम जो है
वो लाइट जो है किसी और रे को कंसीडर कर लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा एंगल पे बनी हुई, मसलन ये देख लें, जो है हम एक और रे को कंसीडर करते हैं, सॉरी किसी और रे को हम कंसीडर करते हैं जो कि इससे बड़े एंगल पे है, तो वो उतना ही ज़्यादा जो है बाहर भी वो रिफ्रैक्ट करेगी। यानी उसी तरह से जो है कह लें कि एंगल जो है जो इंसिडेंस एंगल जो है वो अगर थीटा 1 से बड़ा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो थीटा 2 से बड़ा होगा। और इस तरीके से यानी कि जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम एंगल बढ़ाते चले जाएं तो हमें एक ऐसी रे भी मिल सकती है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 90 डिग्री का। यानी कि पूरी की पूरी लाइट रे जो है वो सरफेस के ऊपर ही मूव करना शुरू कर दे, रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के ऊपर ही मूव करना शुरू कर दे, बाउंड्री के ऊपर। तो ऐसा जो है कह लें इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो दिस एंगल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस के लिए मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस के लिए मुख्तलिफ होती है, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम। जैसे कि ग्लास के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है, जो वाटर के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है, डायमंड के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है। तो डायमंड के लिए इसकी वैल्यू सबसे छोटी, जिस चीज़ के लिए सबसे छोटी वैल्यू होगी क्रिटिकल एंगल की, डायमंड के लिए इसकी वैल्यू छोटी होगी। और जो है कह लें कि जो वाटर है उसके लिए कंपैरेटिवली बड़ी होगी। तो इस तरह मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ हैं। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी मुख्तलिफ होती है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ लाइट रे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, या कोई हम एक ऐसी लाइट रे को कंसीडर कर लें जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बना रही हो, देन व्हाट हैपन्स, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर पे लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट की थी, और अब उसके लिए मज़ीद जगह नहीं है कि उसी जो है वो रेयर मीडियम के अंदर मज़ीद बेंड हो सके। तो वो जब बेंड होगी तो वो जो है उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। लेकिन जब डेंसर में आएगी तो अब उसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम मीडियम में वापस आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और इसका कोई पोर्शन बाहर जो है वो नहीं जा रहा होगा। आए इसे एक और तरह से देखते हैं, एक हम डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि व्हाट हैपन्स। तो ये देखें, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, और ये लाइट सोर्स जो है कहने कि एक हमारे पास जो है लेज़र गन है, ये देखिए लेज़र है इसमें। तो आम हालत में ये देख रहे हैं आपके एक इसमें से निकलने वाली रेज जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और इसी तरीके से जो है कह लें कि वो सेम मीडियम में भी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब जिस मीडियम के अंदर हमने इस लेज़र गन को रखा हुआ है, हम उसे डेंसर मीडियम बना देते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लें कि वाटर है, ओके, और जिस मीडियम में ये रिफ्रैक्ट करके जा रही उसे हम क्या बना देते हैं, एयर। तो अब ये देखें कि हमने इसे इस एंगल पे रखा हुआ है, तो क्या है कि इसका जो है एक पोर्शन तो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम पोर्शन, और सम ऑफ इट्स पोर्शन इज़ रिफ्लेक्ट बैक। हम इसको जो है देखने के लिए हम इंटेंसिटी मीटर यूज़ कर सकते हैं कि कितना पोर्शन उसका जो है कह लें कि रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे 93.77% हो रही है, और रिफ्लेक्शन 6.23% हो रही है। तो अब हम एक और काम करते हैं कि इसका एंगल इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, तो ये देखें, ये असल में कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल। तो जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, तो आप ये देखें कि एक पॉइंट पे जाके ये बिल्कुल जो है 90 डिग्री पे, यानी कि बिल्कुल जो है बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि ये आस्ता आस्ता कम होते होते एक जगह पे बिल्कुल बाउंड्री पे आएगा, और अगर मैं उससे थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करता हूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। तो ये जो फिनोमेना है, दिस वी नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, दिस बी नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें फिर से देखें ज़रा, ये देखें हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, व्हाट हैपन्स, दिस लाइन इज़ दी बेसिकली नॉर्मल। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और एक जगह पे जाके वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर चला जाता है और उससे जैसे ही हम आगे जाते हैं तो क्या होता है, तो वो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। ओके, तो उसी तरीके से यानी कि ये देखें कि हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक हमने ग्लास का एक पीस रखा हुआ है जो कि सेमी सर्कुलर पीस है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेज़र बीम है, उससे आने वाली लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम मीडियम में, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम मीडियम में। अच्छा, यहाँ हमें जो है कुछ चीज़ों का पता भी चला। पहली बात तो ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने उसी वक्त होगी जबकि फ़र्स्ट मीडियम जो है वो क्या हो, वो डेंसर मीडियम हो। फर्स्ट मीडियम क्या हो, डेंसर मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम है तभी रिफ्लेक्शन होगी, और सेकंड मीडियम रेयर मीडियम है। और सेकेंडली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल आई, या आप इस तरह कह लें, सॉरी एक मिनट देखें, एंगल आई उसे बड़ा होना चाहिए किससे, एंगल सी से। एंगल सी क्रिटिकल एंगल है। तो पहला मीडियम डेंसर होना चाहिए और दूसरा फर्स्ट मीडियम शुड बी डेंसर, और जो लाइट मर्ज हो रही है, ये लाइट का सोर्स जो है दैट शुड बी इन डेंसर मीडियम, वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए। और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, उसी वक्त लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक होगी इन सेम मीडियम। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं। तो उस एप्लीकेशंस को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम एक ऐसी प्रिज्म को कंसीडर करते हैं विच इज़ totally reflecting prism. You can see here this with the totally reflecting prism. ओके, एक बात इसको समझने से पहले देख लें कि जो ग्लास है, ग्लास के लिए जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होती है वो तकरीबन 41 से 41 या 42 के करीब होती है, तकरीबन 42 के करीब होती है ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 के करीब। अब ग्लास की मुख्तलिफ जो वैल्यू किस्में हैं तो उसमें जो है थोड़ी बहुत इसकी वेरिएशन आ सकती है, तो लेकिन ये जो है 42 के करीब करीब इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब ये देखें व्हाट इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बेसिकली पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म इज़ अ रिजिड ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास का बना हुआ एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जिसकी के दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। तो उसके तीन जो हैं वो कहने फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर, दिस वन एज वेल एज दिस वन, और ये दो जो हैं ट्रायंगुलर हो गए। तो ये देखिए ट्रायंगुलर फेसेस और तीन जो है उसके रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, प्रिज्म। अब यहाँ पे एंगल तो इनके कोई भी हो सकते हैं कि ये मुख्तलिफ एंगल हम इसके रख सकते हैं, लेकिन एक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है उसके अंदर ऐसा है कि ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक 90 डिग्री का, दो 45 डिग्री के। अब क्या होगा कि व्हेन अ लाइट रे, यहाँ पे देखें कैसे लाइट इसमें आ रही है, जैसे कि ये एक लाइट रे आ रही है, जब इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो अब ये 45 का एंगल था, लाजमी बात है कि ये दूसरी तरफ भी 45 का एंगल बनेगा क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है, तभी 180 डिग्री होगा ना पूरा। तो तभी जो है इस एंगल के जो है पूरे जो है 180 डिग्री बनेंगे तीनों एंगल्स को जमा करके। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 45 का। अब जब यहाँ पे 45 का एंगल बना, यहाँ पे 90 का एंगल बना, ज़रा गौर करें, इस जगह पे 90 का एंगल बना, तो ये जो है असल में जब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो नॉर्मल के साथ भी इसका 45 का एंगल बन रहा है। अब ये जो 45 डिग्री है इट इज़ ग्रेटर दैन 42। जब ये 42 से ज़्यादा है तो लाइट को बाहर जाना चाहिए, नहीं,
बल्कि इसे टोटली रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए इन सेम मीडियम। तो ये टोटली रिफ्लेक्ट बैक करती है और यहाँ पे फिर वैसे ही होता है, फिर ये एंगल 45 का बनता है विच इज़ ग्रेटर दैन 42। तो फिर ये लाइट जो है दोबारा से टोटली रिफ्लेक्ट करके इस तरफ से बाहर आ जाती है। तो ये देखें, ज़रा गौर करें इस डायग्राम के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे जो है कैसे टोटली रिफ्लेक्ट करके वापस इस तरफ से बाहर आ रही है। तो इस तरीके से लाइट रे जो है टोटली रिफ्लेक्शन इसके अंदर होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी बाहर गई नहीं तो ये टोटल इंटरनल। अब यहाँ से बाहर क्यों आई, ये हमारा सवाल हो सकता है। तो यहाँ से अंदर क्यों गई, ये सवाल हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे लाइट सारी की सारी अंदर इसलिए गई क्योंकि इधर जो है लाइट रे जो है नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है और यहाँ पे भी यही बात है। तो वो सारी की सारी लाइट रे अंदर या बाहर यहाँ से मूव कर सकती है। ओके, तो ये इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस प्रिज्म से हम कई तरह से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हम अगर यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंस करते हैं तो ये गेन 90 का एंगल बना और ये जो है 0 डिग्री का एंगल बना नॉर्मल के साथ, और यहाँ पे फिर जो है एक 45 का एंगल बनेगा अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो ये 45 का एंगल बना और ये जो 45 का एंगल बना उस चूँकि 42 से ज़्यादा है इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और यहाँ पे फिर वो 0 डिग्री का एंगल बना नॉर्मल के साथ, दैट इज़ वाई इट मूव आउटसाइड। तो इस तरीके से लाइट रे जो है वो इसमें मूव करती है। ओके, अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए तो हम कई जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम जो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ये बाइनोकुलर है, तो इसके अंदर हमने चूँकि इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यानी कि वो लेंस जो कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ होने वाले लेंस जो हैं वो उनका साइज़ बड़ा होता है, अपर्चर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवर दैट एट कम्पेयर टू आई पीस। आई पीस जो है वो हमारी आंखों की निस्बत से जो है वो पहले करीब होते हैं, यानी कि जैसे हमारी आंखें करीब हैं उसी तरह आई पीस भी करीब होते हैं। आई पीस वो लेंस होते हैं जो कि हमारी आंखों की तरफ होते हैं। तो यहाँ से लाइट को आंखों तक पहुँचाने के लिए हमें टोटली रिफ्लेक्ट करके उसे आंखों तक पहुँचाना पड़ता है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे 2 इस किस्म की जो है वो प्रिज्म यूज़ की हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिनमें 4 दफ़ा रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो हमारी आंख तक पहुँचती है। देखें, एक प्रिज्म के अंदर 2 दफ़ा, यानी इस तरह से हमने लगाई है ना, एक प्रिज्म में 2 दफ़ा, और दूसरी प्रिज्म हम क्या करेंगे, उसको जो है हम यानी कि इस जगह पे हम वो प्रिज्म लगाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ से आने वाली लाइट है ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर को आ जाएगी। तो इस तरह से ये 2 दफ़ा इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और हमारी आंख तक वो लाइट पहुँच जाती है। इसी तरह से एक और चीज़ है जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। एक बड़ी सी पाइप है, पाइप के अंदर हम 2 इस किस्म की जो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगा देते हैं। तो यहाँ से आने वाली लाइट जो है वो ये रिफ़्लेक्ट होके हमारी आंख तक, अगर हम जो है ये पेरिस्कोप किस काम आ सकती है, मसलन हम किसी ऊंची सी ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल से दूसरी तरफ देखना चाहते हैं तो हम पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स में पेरिस्कोप यूज़ होती है, ठीक है, पानी से ऊपर देखने के लिए, और यानी कि मकासद के लिए यूज़ की जा सकती है। आपके सामने बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप एक ऐसा जो पेरिस्कोप यूज़ करके उसे परे देख सकते हैं। तो आप उससे परे देखने के लिए आप इस पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो इस किस्म के प्रिज्म से ही हो सकती है? नहीं, असल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के हम जो है वो कई मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है हम जैसे कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो असल में ग्लास से बनी हुई एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें देखें कि 2 पोर्शन होते हैं, एक उसका सेंट्रल पोर्शन होता है विच इज़ नोन एज कोर, और एक उसका अपर पोर्शन होता है जिसे हम क्लेडिंग कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आम वायर्स होती हैं जो कॉपर की होती हैं, तो आप ये देखें उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शील्ड चढ़ी होती है, उसे क्लेडिंग समझ लें। उसके अंदर वाले जो कह लें कि जो कॉपर है उसे आप कोर समझ लें, लेकिन वहाँ पे कॉपर नहीं यूज़ हो रहा,
वहाँ पे प्लास्टिक नहीं यूज़ हो रहा, वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वहाँ सिर्फ ग्लास यूज़ हो रहा है। अब ग्लास जो यूज़ हो रहा है, जो तो क्लेडिंग के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 पॉइंट जो है कह लें कि 39 है, और जो कोर का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। तो ग्लास की भी कई किस्में हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों का मुख्तलिफ होता है। यानी क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.39 और जो कोर का 1.53। अब जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, और जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डेंसिटी भी कम। तो इसका मतलब ये है कि जो इनर पोर्शन होता है उस ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि एक ऐसे ग्लास से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है, वो जो है एक डेंसर मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा, और आउटर मीडियम विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है, वो एक रेयर मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा। तो अब अगर उसके एक एंड से आप लाइट को इन करते हैं तो लाइट उसमें जाने के बाद जो है कह लें कि तकरीबन टोटली रिफ्लेक्टिव होगी हर जगह से। क्यों? क्योंकि जो एंगल बनेगा वो लाजमन जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। क्रिटिकल एंगल हम ऑलरेडी बात कर चुके, कितना था, तकरीबन 42। तो ये 42 से क्या 45 से भी ज़्यादा है। गौर करें कितना बड़ा एंगल बन रहा है। तो हमेशा जो है कह लें कि उसमें 42 से एंगल बड़ा ही बनेगा, और लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। यानी कि लाइट में से किसी किस्म वो जो पोर्शन उसके अंदर इन हुआ उसमें से किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। जितना हमने एक एंड से जो है उस पाइप के अंदर या ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट को जो है कह लें कि हमने जो है उसमें इंसिडेंस किया था, उतना ही हमें दूसरी साइड से जो है कि लाइट रे मिल जाएगी, या लाइट हमें मिल जाएगी। जितनी हमने लाइट उसके अंदर इंसर्ट की थी उतनी दूसरी तरफ से मिल जाएगी। तो इसका मतलब है लाइट का लॉस उसमें नहीं होता। जबकि हम जो है जब कॉपर वायर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो है कई किस्म के लॉसेस हो सकते हैं। उसमें जो है कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे सोर्सेज भी उसके ऊपर जो है अफेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हाई टेंशन पावर केबल्स जो हैं वो कह लें कि उन वायर्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और इस वजह से जो है कह लें कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है, और उनके अंदर जो सिग्नल हैं वो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें और ऐड अप हो जाती हैं, और किसी जगह कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। तो हमें सिग्नल पूरे तौर पे असल हालत में एक जगह से दूसरी जगह नहीं मिलता। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस ऑप्टिकल फाइबर को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगहों पे, जैसे कि लाइट पाइप के तौर पे, कि लाइट पाइप के तौर पे हम इससे एक ऐसे जो है कहने के मुख्तलिफ ऑप्टिकल फाइबर्स के कहने के बहुत से यूज़ करके एक ऐसा पाइप बना सकते हैं कि लाइट को एक एंड से दूसरे एंड पर ले जा सकते हैं। एक जगह से रोशनी को हम एक ऐसी जगह जिस जगह बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे लाइट को पहुँचा सकते हैं। तो ये लाइट पाइप है, यानी कि एक एंड से लाइट को दूसरे एंड तक ले जाने के लिए, या हम किसी ऐसी जगह जिस जगह पे अंधेरा है उस जगह लाइट ले जा के कुछ देखना चाहते हैं तो हम इस किस्म के लाइट पाइप्स को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है इसका मेडिकल के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। मेडिकल के अंदर इसका इस्तेमाल जो एंडोस्कोप के तौर पे होता है। एंडो मीन अंदर, स्कोप मीन देखना, यानी कि बॉडी के अंदर देखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखने के लिए एंडोस्कोप की मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हो सकती हैं। जैसे कि हम अगर देखें, जैसे गैस्ट्रोस्कोप है। गैस्ट्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू सी इन द स्टमक। तो स्टमक के अंदर देखने के लिए थ्रू नोज़ और थ्रू यू कैन से कह लें कि हमारी जो माउथ आसोफागस के ज़रिए इसे जो है स्टमक तक जो है पहुंचाया जाता है। और स्टमक के अंदर अगर किसी किस्म का कोई डैमेज है, कोई ज़ख़म है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोस्कोप। इसके बाद है सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप इज़ अनदर टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू सी इन दी ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर किसी किस्म की कोई पथरी है, कोई चीज़ है, उसको देखने के लिए, इवन कि उसको पथरी को तोड़ने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टोन को, उसको उसके साथ जो है सिस्टोस्कोप के साथ और अरेंजमेंट्स लगा के भी यूज़ की जा सकती हैं।
तो उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। या लेज़र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेज़र भी एक लाइट है, वो भी उसी तरीके से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होगी, वो एक एंड से दूसरी जगह जाके उस स्टोन को जो है कह लें जलाने का, उस स्टोन को ख़त्म करने का, ब्रेक डाउन करने का काम कर सकती है। तो सिस्टोस्कोप जो है कह लें कि ब्लैडर के अंदर देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं ब्रोंचोस्कोप। तो ब्रोंचोस्कोप जो है वो हम यूज़ करते हैं थ्रू नोज़, फिर हमारी विंड पाइप के ज़रिए वो जो है हमारे लंग्स को देखने के लिए, लंग्स के अंदर देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है कहने कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रोंचोस्कोप हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह और किस्म के भी जो है कहने के बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर की बेस पे बनी हुई हैं और हम जो है वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में भी आम जो है कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे भी, और जो है कह लें कि मेडिकल फील्ड में भी, मेडिकल फील्ड में जो है इंटरनल बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और देखने के लिए, सब करने के लिए, जैसे आपने देखा इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि एंजियोस प्लास्टी जब की जाती है तो उसमें भी जो है थ्रू वेन एक जो है छोटा सा फाइबर इन किया जाता है और फिर जिस जगह पे जो है एंजियोप्लास्टी करनी है, जिस जगह पे ब्लॉकेज है उसको देखा भी जाता है, बल्कि उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट्स लगा के वहाँ पे जो है कह लें कि और किस्म की ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। तो इस तरह की ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो इसे, इन तमाम चीज़ों को आप याद करें और अच्छे तरीके से टर्म्स को भी ज़हन में रखें। तो अल्लाह हाफिज़।